वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो चैप्टर है वो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उससे पहले थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बिना हम ये चैप्टर नहीं सीख सकते एंड ये चैप्टर उसके बिना नहीं सीख सकते। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है इस चैप्टर में। और आज हम पढ़ेंगे, उसमें हमने देखा कि एटम के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा एफर्ट्स जो डले वो किसके डले थे? डाल्टन्स के। डाल्टन ने बहुत सारे पोस्टुलेट दिए। डाल्टन ने हमें बताया कि भैया एटम जो है वो इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब हम उसको और नहीं तोड़ सकते। डाल्टन की बातों को बहुत अच्छे से माना गया, हमने इसको सबने एक्सेप्ट किया। बट जब हमें पता चला कि एटम के अंदर भैया और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जो उन्होंने बताए थे, अब उसके लिए और भी साइंटिस्ट आए और उन्होंने फर्दर अपने अपने अजम्पशंस दिए, अपनी अपनी थ्योरीज दी कि एटम के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं वो फिटेड होते हैं। ठीक है, और किस तरह से उनके अंदर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 which suggests that the atom was indivisible and indestructible, but the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton atomic theory, and it was considered necessary to know how electrons and protons are arranged within the atom. So for this, various scientists like J.J. Thomson, Rutherford and Bohr, they suggest their own theory to describe the structure of the atom, which we will discuss in this chapter very easy and interesting way. Okay, सो आज की थ्योरीज को मैं बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी। कॉम्प्लिकेटेड करना है तो आप यहाँ से आराम से पढ़ लेना। ठीक है, हम इसको बड़ा ही सिंपल वे में जल्दी जल्दी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थॉमसन के मॉडल से। तो थॉमसन जी ना भैया बहुत इंटरेस्टिंग इंसान थे। इन्होंने हमें सबसे इजी स्ट्रक्चर दिया, वो ये दिया कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, ये एटम का जो स्ट्रक्चर है ये किसकी तरह होता है? हमारी क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। ठीक है, तो क्रिसमस पुडिंग में देखो आप क्या होता है, हमारा इस तरीके से कप है, कप के ऊपर हमारी क्या पड़ी है? क्रीमी आइसक्रीम पड़ी है, और आइसक्रीम के ऊपर हमारे लगे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे नट्स एंड रेजन्स। ठीक है, जिसको आपको खाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, जो आप स्प्रिंकल्स डलवाते हो, दीज। सो इन्होंने बोला कि ये जो आपका पूरा का पूरा एटम है ना, ये वाला, ये सारा का सारा जो है ये पॉजिटिव है। ये जो हमारा क्रीमी पार्ट है, दिस इज ऑल आर वेरी पॉजिटिव। और इसके अंदर ये जो नट्स और रेजिन्स आपने डाले हैं, ये क्या है? नेगेटिव आयंस है। तो जो नेगेटिव आयंस है उसका इन्होंने जो नाम दिया वो क्या दिया आपको? इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पॉजिटिव स्फीयर है पूरा का पूरा, इसको इन्होंने बोला कि ये प्रोटॉन है। इसी को हम वाटरमेलन के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। इन्होंने हमें बोला कि ये जो हमारा वाटरमेलन होता है, ठीक है, तो वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट है जिसको आप खाते हो, ये दिस पोर्शन, ये आपका जो है ये पॉजिटिव स्फीयर है। और इसके अंदर जो आपके ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं वो आपके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स की तरह हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो चीजों से हमें बोला कि वाटरमेलन समझ लो, आइदर आप इसको क्रिसमस की पुडिंग समझ लो। तो जितना भी क्रीमी पोर्शन है दैट इज योर पॉजिटिव स्फीयर, जिसमें आपके नेगेटिव आयंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। एंड सिमिलरली आप वाटरमेलन की तरह भी समझ सकते हो कि आपका जो रेड एडिबल पार्ट है जिसे आप खाते हो, वो आपका पॉजिटिव स्फीयर है पूरा का पूरा, और उसमें जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। तो बेसिकली इन्होंने जो स्ट्रक्चर इससे रिजेंबल किया वो ये बोला कि एटम कोई भी जो होता है वो पूरा का पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है, वो अंदर पूरा पॉजिटिव है
उसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं या वहां पे एम्बेडेड हैं, हमें दिख रहे हैं। तो ऐसा इन्होंने प्रपोज किया था। तो इसको रीड कर लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखो, Thomson proposed the model of an atom to be similar that of a Christmas pudding. The electron in a sphere of positive charge were like currants, dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over the red edible part in the watermelon, while the electrons are studied in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. Clear? सो इन्होंने ये हमें दिया। अब इसको और अच्छे से इन्होंने पॉइंट्स में बता दिया कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। डन। एंड अब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और वो पेपर में काफी बारी पूछी गई है। इन्होंने बोला कि ये जो हमारा एटम है ना, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव था और इसमें नेगेटिव आयंस इस तरीके से घूम रहे थे। बट इन्होंने बोला कि ये जो पॉजिटिव है इज इक्वल्स टू नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब इक्वल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो दैट्स वाई इन्होंने बोला कि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात हमें दे दी। तो यहां पे लिखा है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसीलिए हम एटम को क्या कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। एंड दिस क्वेश्चन कम्स मेनी टाइम इन योर एग्जाम्स, दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आपका एक यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन है जो काफी बार आया हुआ है। उसके अलावा थॉमसन का मॉडल पूछ लिया जाता है तो आप ये वाले भी 2 दे सकते हो, ठीक है। सो इसको आप अच्छे से कर लोगे। तो दिस इज योर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। डन। ओके। अब क्या था, रदरफोर्ड जी आए। रदरफोर्ड इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इन्होंने बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसके थ्रू इन्होंने हमें कुछ चीजें समझाई। अब सबसे पहले तो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने एक एटम, मतलब हमारी हर चीज हम कहते हैं कि एटम से बनी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने पहले तो एक मैटर को सिलेक्ट करना था कि मैं किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करूं। तो इन्होंने जो सिलेक्ट किया वो करी एक गोल्ड की फॉइल। आपने देखी है जो सिल्वर की फॉइल होती है जिसको हम अपनी स्वीट्स के ऊपर लगाते हैं, वो कितनी थिन होती है कि लगते ही वो पूरी क्या हो जाती है, रैप हो जाती है, आप उसको हटा भी नहीं पाते हो। गोल्ड फॉइल उससे भी ज्यादा क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। तो इन्होंने सिलेक्ट करी गोल्ड की फॉइल जो कितने एटम्स थिक थी, 1000 एटम थिक थी सिर्फ, यानी कि उनकी जो लेयर थी वो इस तरीके से 1000 एटम्स थिक थी बस। तो इनको सबसे थिनेस्ट जो चीज मिली वो यही मिली, एक पतली सी बिल्कुल लेयर, यानी कि आपका जो पेपर होता है उससे भी बहुत 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 ज्यादा थिन। तो इन्होंने वो सिलेक्ट किया। तो इन्होंने बोला कि ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल, जो कि कितने एटम्स थिक थी, 1000 एटम्स। अब इन्होंने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को भेजा, एक शीट ले ली। अब इस पे ये अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, इस तरीके से रे भेज रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने भेजा। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, हीलियम के आयंस थे जिसपे डबल चार्ज था, यानी कि उसका जो मास था वो कितना था, 4u। वो बहुत ही फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे और उनमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जिससे वो जा रहे थे, इस पे स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। उससे वो जा रहे थे और इस फॉइल को देखते हैं कि अब वो क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड alpha particle would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली सपोज टू बी ये आपकी एक वॉल है, ठीक है।
अगर ये वॉल में इस तरीके से बीच बीच में गैप होगा, बीच बीच में होल्स होंगे, तो अगर मैं यहां से किसी भी रे को भेजूंगी तो वो तो इससे पास कर जाएगी ना बेटा, है ना, वो तो इससे पास कर जाएगी क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, वो आराम से पास हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे कुछ होगा तो ये रे यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अगर हमारे एटम में इसने सोचा कि भैया बीच में अगर कुछ है तो हमारे अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, जिससे मुझे यकीन हो जाएगा कि एटम के अंदर भी कुछ होता है। तो इसी चीज को इन्होंने फिर फर्दर किया। तो यहाँ पे देखो ये गोल्ड की फॉइल ली जो कि 1000 एटम थिक थी। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने रेज को पास किया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रे तो क्या हो गई, सीधी निकल गई इस तरीके से, ठीक है। कुछ रेज इस तरीके से सीधी निकल गई, मोस्ट ऑफ द रेज, यानी कि उनमें डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है, उनमें डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, वो सीधी निकल गई। इसका मतलब एटम के अंदर अगर ये बॉल थी तो इसमें से ये सीधी पास हो गई, इसके अंदर कुछ है ही नहीं भैया, ये खाली है अंदर से। तो इनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हुई कि ज्यादातर रेज जो है वो सीधी निकल रही हैं। दूसरी इनकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि कुछ रेज जो है ना बहुत छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है, मतलब वो कहीं ऐसे जगह पे स्ट्राइक हो रहा है कि हल्का सा बस क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से देखा। और कुछ उन्होंने देखा कि भैया बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल ही रिबाउंड बैक हो रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, बिल्कुल ही वो क्या हो रही है, 180 डिग्री से रिबाउंड बैक हो रही है, यानी कि वहां पे तो कुछ ना कुछ है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन इनको क्या हुई, रियलाइज हुई कि भैया मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, कुछ जो हुए वो डिफ्लेक्ट हुए बाय द स्मॉल एंगल्स, और कुछ सरप्राइजिंगली क्या हो गए, रीबाउंड हो गए। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसकी ऑब्जर्वेशन को अच्छे से याद कर लेना। अब कुछ ऑब्जर्व हुआ है तो आप उसका कंक्लूजन भी दोगे ना कि भैया तूने तो ऑब्जर्व कर लिया, अब तो बता भी तो कि क्या ऑब्जर्व किया, हमें क्या पता चल रहा है उस चीज से। तो इन्होंने, सर ने फिर हमें क्या करा, कंक्लूजन दिया इस बात का। इन्होंने बोला कि जो सीधी चली गई हैं उससे मुझे पता चल रहा है कि अंदर का जो स्पेस है वो ज्यादातर कैसा है, एम्प्टी है, खाली है, इसीलिए तो वो सीधी पास हो गई, उसको टकराने के लिए कोई मिला ही नहीं, वो सीधी चली गई, ठीक है, इसीलिए वो क्या हो गई, सीधी पास हो गई बिना डिफ्लेक्ट किए। दूसरा, जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ उससे क्या पता चल रहा है, उसने बोला ये बताता है कि वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसने बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जहां जहां पे भी वो चार्जेस आ रहे हैं बीच बीच में, वहां से वो इसको क्या कर देते हैं, छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड ये बताई। अब इसने जो तीसरी बात बोली कि जो बिल्कुल ही रिबाउंड हो गया, वहां पे है कुछ मेन चीज, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी ज्यादा एक फोर्स है जो इसको कंप्लीट वापस उसी फोर्स से क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये इसने बोला कि जो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम were concentrated in a very small volume within the atom। वो एटम के अंदर कहीं एक छोटे से अमाउंट में ही सारा का सारा मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां से वो उस पे अगर कुछ पड़ेगा तो वो उसको बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक करेगा 180 डिग्री से। तो ये तीन इन्होंने कंक्लूजन दिया, फिर उसी कंक्लूजन को इन्होंने रिफाइन कर दिया और हमें प्रॉपरली ये वाले हमें फीचर्स बता दिए एटम के। तो इन्होंने ये सारी स्टडी करी, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन में इन्होंने फिर हमें ये वाले पॉइंट्स दे दिए दैट
there is a positively charged center in an atom called the nucleus, ठीक है, जहां पे सारा का सारा मास जो होता है वो न्यूक्लियस में इकट्ठा हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि जहां से ये पूरा का पूरा रिबाउंड हो रहा है ना, वहीं पे ही हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि सेंटर ऑफ द एटम को मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकती हूँ, जहां से वो 180 डिग्री से क्या हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है। और फिर इन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है ये ऑब्वियसली एटम के अंदर है, तो ये एटम से क्या होगा, स्मॉल ही होगा ना साइज में। तो इन्होंने बोला द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम ही इतना छोटा है और उसके अंदर कोई चीज है तो ऑब्वियसली वो उससे बहुत छोटी होगी। तो इन्होंने ये बात बोल दी, ठीक है। एंड देन इन्होंने बोला कि वो जो थोड़े बहुत चार्जेस है ना, वो इसके अराउंड ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इन्होंने थर्ड कंक्लूजन ये वाली दे दी, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। और यही हो गया सारा का सारा ब्लंडर। तो ये वाला जो इनका पॉइंट है ना, इस पॉइंट ने थोड़ी सी क्या कर दी, तबाही मचा दी, और इनके इतने सारे मेहनत का ये क्या बन गया, एक ड्रॉबैक बन गया। अब इन्होंने बोला कि भैया वो जो एटम है ना, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। सर्कुलर पाथ में घूमने से क्या होगा, देखो मैंने आपको क्या किया, एक सर्कुलर राउंड बना दिया, वो हम खेलते थे ना ऐसे रिंगा रिंगा रोजेस टाइप का, ठीक है। तो आप सारे फ्रेंड्स बहुत सारे हो क्लास के अंदर, कम से कम 20 बच्चे हैं सपोज टू बी, तो मैं 20 बच्चों का ऐसे एक राउंड बना रही हूँ, ठीक है, और आप ऐसे ऐसे रिंगा 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 रोजेस खेल रहे हो खेल रहे हो खेल रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इतने सारे बच्चे, एक छोटा सा स्पेस दिया है मैंने कि यहीं पे ही खेलना है आपको, तो क्या होगा, धक्का मुक्की मारोगे ना एक दूसरे को, मारोगे तो उससे क्या होंगे, कुछ गिरेंगे, और जो गिरेगा वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि एटम एक बहुत छोटा है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो जगह कम है, गोल गोल घूमने से क्या होता है, आपको चक्कर भी आते हैं ना, अगर आपकी स्पीड तेज हो जाए तो, और चक्कर आते हैं तो आप गिरते हो। तो यानी कि जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो उनका एक्सिलरेशन बढ़ेगा, एक्सिलरेशन बनने से वो एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, और धीरे धीरे एक एक करके गिरते चले जाएंगे। आप भी सर्कल में कितनी देर घूम सकते हो, बहुत ज्यादा देर नहीं घूम सकते ना, घूमने से आपकी एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी निकलने से आप क्या हो जाओगे, लास्ट में बिल्कुल ही गिर जाओगे, ठीक है। तो हर एटम जो घूम रहा है सर्कल में, और वो भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिसपे जगह भी नहीं है, तो वो घूमते 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 गिरना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स गिरते जाएंगे, चार्जेस अंदर से कम होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका जो पूरा का पूरा एटम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर के जब पार्टिकल्स ही गिरते जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है ना, तो एक टाइम आएगा कि एटम आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा। और जबकि हमें पता है कि मैटर में जो चीज बन गई है, हमारे यूनिवर्स में जो चीज बन गई है वो दैट इज स्टेबल, वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये एक इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकल गया सिर्फ इसी वाले पॉइंट से, जो इन्होंने बोल दिया कि ये सर्कुलर पाथ में रहते हैं। तो देखो ये कह रहा है द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, क्योंकि अगर वो गोल गोल घूमेंगे तो वो स्टेबल नहीं रह सकते। कोई भी पार्टिकल अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो वो एक्सिलरेशन में आएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, और ड्यूरिंग एक्सिलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, और इससे उनकी एनर्जी रेडिएट होगी। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और फिर वो न्यूक्लियस में गिरते जाएंगे। ये गोल 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 घूम रहे हैं, ये गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे, और जैसे जैसे सारे गिर जाएंगे ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, और जबकि हमें पता है कि कोई भी मैटर जो है वो अनस्टेबल नहीं है, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, है ना। ऐसे तो मैटर अपनी फॉर्म में कभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो धीरे 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 क्या हो रहा है,
डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। और जबकि हमें पता है कि एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो इनकी इतनी सारी मेहनत सिर्फ इस पॉइंट से क्या हो गई, खराब हो गई। इसीलिए आपको भी बोला जाता है कि पेपर में जब करते हैं तो हर लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं, नहीं तो एक पॉइंट लिखने से पूरी हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको समझ आई। तो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड की कंक्लूजन्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका ड्रॉबैक, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से करोगे। अब गलती तो कर दी, अब इस गलती को करेक्ट भी तो करेंगे, तो देखते हैं इसको कौन करेक्ट करता है, ठीक है। अब कौन करेक्ट करेगा, तो करेक्ट करने के लिए बोहर जी आए, नील्स बोहर, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया रदरफोर्ड को। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, तूने बहुत सारी चीजें सही बताई हैं, बट इनके एक जीनियस इन्वेंशन से, जीनियस पॉइंट से इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया। देखो, तो इन्होंने क्या करा, उनकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी किया, और जो उन्होंने बताई थी, मतलब गलती भी बेसिकली इन्होंने ही ढूंढी थी, और उसको इन्होंने करेक्ट किया, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1922 में। तो इन्होंने बोला कि भाई तूने बात तो एकदम सही बोल दी कि एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं, बट वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्टेन पाथ में, ठीक है। जैसे आप देखो, सन है, सन के आसपास हमारे सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, बट हर प्लैनेट का एक अपना पर्टिकुलर पाथ है जिससे वो वहां पे ही रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो सेम इन्होंने भी बोला कि आपका जो ये है न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट एक स्पेशल ऑर्बिट्स में उनको हम क्या बोल देते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, क्या बोल देते हैं उनको हम, discrete orbits. तो certain special orbit known as discrete orbits of electron which are allowed inside the atom, सिर्फ वही allowed होते हैं। तो while revolving in discrete orbit the electrons do not radiate energy। अब देखो, जब मैंने आपको सबको एक ही सर्कल दे दिया था कि आप सब इसी सर्कल में ही क्या करोगे, घूमोगे। नाउ मैं आपको कह रही हूं कि ठीक है बच्चे, 4 बच्चे पहले यहां आ जाओ, उसके बाद 6 बच्चे आ जाओ, उसके बाद और आ जाओ। तो आपका जैसे जैसे सर्कल बढ़ रहा है, आपका स्पेस भी बढ़ रहा है। तो जो पहले वाले 4 बच्चे हैं वो आपस में नहीं टकराएंगे और इजीली वो घूम सकते हैं काफी देर तक। सिमिलरली उनके बाद वाले 6 बच्चे, उनका भी स्पेस बढ़ गया। बट जब मैंने सारे बच्चों को एक साथ डाला था तो उससे क्या हो रहा था, बच्चे जैसे शरारती होते हैं वैसे ये भी हो सकते हैं, तो ये आपस में धक्का मुक्की ये वो करते हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाएंगे। बट अगर इन सबको अपना अपना पाथ दे दिया जाए तो ये उसी में ही रिवॉल्व करते रहेंगे, जिससे हमारी चीजें क्या हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। तो यही इन्होंने बोला था। और ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स थे या शेल्स थी, इनको हमने नाम दिया एनर्जी लेवल्स। क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल्स। तो ये जो शेल्स हैं इनको हमने KLMN के नाम से रिप्रेजेंट किया, कि जो आपकी पहली शेल होगी, न्यूक्लियस, ये रहा, न्यूक्लियस के पास जो पहली शेल है वो है K, सेकंड का नाम है L, फिर M, N एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो अब आपकी पहली शेल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक मुझे फॉर्मूला दिया, दैट इज 2n²। n इज द नंबर ऑफ द शेल, ठीक है। मैं यहां पे बोल रही हूं फर्स्ट शेल, यानी कि पहली शेल में क्या है, n की पावर 1, मतलब ये है। तो 1 की पावर 1 मतलब 2 इज 1 एंड 2 इंटू 1 इज 2। तो पहले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है आपका, यानी कि ये जो नंबर है मैंने एन में अब क्या डालना है, 2 डालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो सेकंड जो मेरी ये है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। 4 5 6 7 8। नाउ थर्ड के अंदर हम n को क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे।
तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 और 9 इंटू 2 18। तो जो आपकी नेक्स्ट है यानी कि थर्ड है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। तो यानी कि ये इन्होंने यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, देख लो अच्छे से, कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय, कैसे दे रखा है इन्होंने, 2n का स्क्वायर। ठीक है, और इसके हिसाब से हम ये पुट ऑन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपका कितना भी बड़ा एटम हो, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे सपोज टू भी मुझे अगर ये बोल देते हो कि आप 56 को करो, ठीक है, एक कोई है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 56 है किसी एलिमेंट का, इसको प्लेस करो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस हो गया आपका, ये ऑर्बिट्स बना दोगे, ठीक है, एंड अब इसमें आप क्या कर दोगे? प्लेस कर दोगे। तो फर्स्ट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, तो 2 और 8 हो गए कितने आपके? पहले में 2 आए, फिर 8 आ रहे हैं, नेक्स्ट में 18 आ सकते हैं। तो अब ये देखो कितने हो जाएंगे, 10 और ये 28 हो गए, 56 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 28 और बच गए, और लास्ट वाले में हमारे 32, यानी कि अब नेक्स्ट में मेरे 28 आ जाएंगे। तो इसके अगले वाले में आप यहाँ पे 18 बनाओगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड जो लास्ट शेल बनेगी फिर आप इसके अंदर 28 प्लेस कर दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्रॉपरली प्लेस करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा जल्दी में बना दिया, तो आपको कितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर मिल जाए, आप इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करके आप उसको क्या कर सकते हो? प्लेस कर सकते हो। ठीक है, डन। सो यहाँ पे मैक्सिमम 32 आ सकते थे, सपोज टू भी और बड़ा नंबर होता तो 32, जैसे ही अगर ये 32 कंप्लीट हो जाता शेल, आप एक और बना देते और उसमें प्लेस कर देते। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई।